हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स। और प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में और लेंसेज के इंट्रोडक्शन के बारे में। इस क्लास में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसका क्या नाम है, रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। अभी तक हमने क्या देखा था, प्लेन सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्शन के बारे में। और इस वीडियो के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं कि जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो प्लेन सरफेस के थ्रू ना होकर किसी कर्व सरफेस के थ्रू हो रहा है। कर्व सरफेस दो टाइप की होती है, अगर बल्जिंग होती है तो क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स, और अगर डिप्रेस्ड होती है अंदर की तरफ होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं कॉनकेव। तो हमारे सिलेबस में जो है वो क्या है कि रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस की कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के थ्रू अपन को क्या देखना है, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना देखना है। अब इसमें कितनी कंडीशंस होती है पहले अपन उसकी बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन की कितनी कंडीशंस के थ्रू पॉसिबल हो सकता है। सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया है कि ये क्या है एयर, और एक ये दूसरा मीडियम ले लिया लेट से ग्लास। ठीक है, अब एयर है तो वो क्या हो जाएगा रेयर मीडियम, और अगर ये ग्लास है तो ये क्या हो जाएगा डेंसर मीडियम। ठीक है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज्यूम कर रहे हैं μ2। तो अब यहाँ पे अपने पास दो मीडियम है, कोई भी दो हो सकते हैं, कुल मिला के एक क्या होगा रेयर और एक क्या होगा डेंसर। अब हो सकता है कि जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो रेयर से डेंसर में हो रहा हो। तो फर्स्ट कंडीशन जो पॉसिबल होती है, कंडीशंस पॉसिबल के अंदर अपन बात करते हैं, फर्स्ट कंडीशन क्या पॉसिबल होती है कि जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो रेयर से कौन से में हो रहा है, डेंसर मीडियम में। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाती है कि रिफ्रैक्शन हो रहा है वो रेयर से किस में हो रहा है, डेंसर मीडियम में। अब रिफ्रैक्शन होता है या रिफ्लेक्शन होता है तो अपन को पता है क्या बनती है, इमेज। इमेज कितने टाइप की बनती है, जनरली दो, या तो रियल बनती है या फिर वर्चुअल बनती है। तो अब हो सकता है कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो इमेज की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हो सकता है कि रियल इमेज बन रही हो, और हो सकता है कि वर्चुअल इमेज बन रही हो। तो ये तो कंडीशन हो जाती है कि इसकी रेयर से डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्शन की। अब इसका अपोजिट क्या हो सकता है कि हो सकता है कि आपका जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो डेंसर से रेयर मीडियम में हो रहा है। पहले अपन ने क्या लिया, रेयर से डेंसर। इसका अपोजिट भी पॉसिबल है कि डेंसर से रेयर मीडियम के अंदर अगर रिफ्रैक्शन हो रहा होगा तो सेकेंड कंडीशन क्या पॉसिबल हो जाती है कि जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो डेंसर से कौन से मीडियम में हो रहा है, रेयर। और वापस जो इमेज की पॉसिबिलिटी होती है वो भी कितनी हो जाती है, दो, या तो क्या बन रही होगी रियल इमेज या फिर क्या बन रही होगी वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है कि जो इमेज पॉसिबिलिटी होती है वो भी कितनी होती है, दो। एक तो या तो क्या बन रही है रियल इमेज या फिर वर्चुअल इमेज। तो कुल मिला के अगर मैं सबके फॉर्मूले रिलेशन फाइंड करूँ दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में, इनकी ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस के बीच में, और फोकल लेंथ के ये जो स्पेरिकल सरफेस है कॉन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस, इसकी फोकल लेंथ के बीच में, तो टोटल डेरिवेशन कितनी हो जाती है 4। क्योंकि रेयर से जब डेंसर में हो रहा है तो रियल इमेज की एक डेरिवेशन होगी, ऐसे ही वर्चुअल इमेज की एक डेरिवेशन होगी, तो दो ये, और ऐसे ही डेंसर से जब रेयर के अंदर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रियल इमेज की एक डेरिवेशन होगी और वर्चुअल इमेज की एक डेरिवेशन होगी। तो टोटल नंबर ऑफ डेरिवेशन कितनी हो जाती है 4। पर सबसे अच्छी बात क्या है कि सबके अंदर जो मेथड है डेरिवेशन को करने का वो लगभग क्या है 100% सेम। बस अपन को कुछ वैल्यूज़ का ध्यान रखना है जो मैं आपको फर्स्ट डेरिवेशन करेंगे तब बता दूंगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि कहने को तो डेरिवेशन कितनी है 4 है, लेकिन अगर समझ में आ गई पहली वाली तो उसी से कितनी हो जाएगी 4। तो ओवरऑल समझने कितनी है अपन को 1, बाकी सबका फॉर्मेट क्या है सेम। मतलब एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन मान लो जो कि एक क्वेश्चन अपन ने करा और अगले 3 क्वेश्चन क्या है उसी फॉर्मेट के, तो इजीली हो सकते हैं। ठीक है, बस अपन को वैल्यू चेंज करनी होती है। अब यहाँ पे अपन कुछ assumptions लेते हैं ताकि अपनी ये जो डेरिवेशन होती है थोड़ी सी क्या हो जाती है इजी, और इजीली अपन इसको क्या कर सकते हैं डेराइव। फर्स्ट डेरिवेशन क्या होती है कि अपन जो ऑब्जेक्ट लेते हैं वो अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ना लेके एक पॉइंट साइड का ऑब्जेक्ट लेते हैं। कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। मतलब मैं क्या एज्यूम करूंगा कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो कितने साइज का है, पॉइंट साइज इतना छोटा है, जिससे जो डेरिवेशन होती है काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाती है और अपने जो फॉर्मूला है इजीली अपन उसको डिराइव कर सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, पॉइंट साइज का। क्योंकि अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उससे कॉम्प्लिकेशन थोड़ी ज़्यादा आ जाती है, तो अपन समझने के लिए उसको क्या ले लेते हैं, पॉइंट साइज। सेकेंड क्या है कि जो एपर्चर है किसका, इस लेंस का, वो क्या है स्मॉल, इस सरफेस का। और थर्ड डेरिवेशन क्या होती है कि अपन जो इंसिडेंट रे का एंगल और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल लेते हैं किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से, वो क्या लेते हैं काफ़ी ज़्यादा कम। क्यों, क्योंकि अपन को पता है कि पहले एक बार लिख लेते हैं कि जो इंसिडेंट रे का एंगल है, इंसिडेंट रे का और रिफ्रैक्टेड रे
इनका जो एंगल बनता है वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अपन क्या लेते हैं, स्मॉल लेते हैं। क्यों लेते हैं बहुत ज़्यादा स्मॉल? क्योंकि अपन को पता है कि ओनली फॉर स्मॉल एंगल अपन क्या लिख सकते हैं, थीटा को साइन थीटा भी लिख सकते हैं और टेन थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर इसका उल्टा कि साइन थीटा को क्या बोल सकते हैं, थीटा, और टेन थीटा को भी क्या बोल सकते हैं, थीटा। किसके लिए? ओनली फॉर स्मॉल एंगल के लिए। तो इसलिए अपन ये लेते हैं ताकि अपन थीटा को अप्रोक्सीमेट कर सकें किसके, या तो साइन थीटा के या फिर टेन थीटा के, जो कि अपन करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, बहुत कम। तो ये अपनी तीन क्या हो गई, अजम्पशंस हो गई, वो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट केस क्या है कि जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर, ठीक है, और जो इमेज बन रही है वो कैसी है, रियल। तो ये क्या आ जाता है आपकी फर्स्ट डेरिवेशन, ठीक है। तो अपन इसको एक बार शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक रेयर मीडियम एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1, और ऐसे क्या कर लिया, एक डेंसर मीडियम ले लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2, ठीक है। अब ये जो सरफेस है, तो अब सरफेस है तो उसका क्या होगा, एक प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, एक उसका सेंटर होगा जिसको अपन क्या बोलते हैं, पोल। दो चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ क्या होती है कि ये जो सरफेस है, कौन सी सरफेस है, कर्व सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, तो इसका क्या होगा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। कैसे निकालते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो सरफेस जिस स्फीयर का पार्ट हो सकती है उसका जो सेंटर है, तो ये जो कर्व सरफेस है इसका अगर मैं पूरा अगर बनाता हूँ सर्कल, तो इसका जो सेंटर है वो क्या हो जाएगा, सी। तो अभी सर्कल का कोई काम नहीं है तो इसको मैंने क्या कर दिया, मिटा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, सी हो गया, ठीक है। अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन। सबसे पहले क्या है, एक ऑब्जेक्ट लेना है और उसकी क्या बनानी है, इमेज बनानी है। ऑब्जेक्ट मेरे को कौन सा लेना है, पॉइंट साइज का। तो मैंने एक पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट ले लिया यहाँ पे O। ये O क्या है, एक पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट। अब इससे बहुत सारी रेज निकलेगी, तो मैंने इससे एक इंसिडेंट रे ली जो कि क्या कर रही है, इस सरफेस के ऊपर, कर्व सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। तो मैंने एक इंसिडेंट रे ली जो इस सरफेस के ऊपर कट हुई, ठीक है। ये इस जगह पे कट हुई, मैंने नाम दे दिया इस पॉइंट को N, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, N। अब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जा रही है तो इसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। अब जो रिफ्रैक्शन होगा वो किसके थ्रू होता है, नॉर्मल के थ्रू, क्योंकि अब मीडियम चेंज हो रहा है तो उसके पाथ में चेंज आएगा। तो नॉर्मल के ये तो पास जाती है दूर, तो ये किससे डिपेंड होता है, नॉर्मल के ऊपर। अब नॉर्मल के ऊपर डिपेंड है तो पहले तो क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा कहाँ से बनता है, कर्व सरफेस के अंदर, सी से। तो मैं क्या करूँगा, सी से एक लाइन लूंगा जो इस पॉइंट को क्रॉस करते हुए निकलेगी, वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल, ठीक है। अब ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। अब अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता, मतलब अगर ये सेकंड मीडियम ग्लास नहीं आता, तो ये लाइट जाती कैसी, सीधी। तो 2 मिनट के लिए एक बार मैं इसका पार्ट ट्रेस कर रहा हूँ। अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट सीधी जाती, लेकिन मीडियम क्या हो गया, चेंज। अब मीडियम अगर चेंज हो गया तो होगा क्या कि जो लाइट है वो नॉर्मल के या तो पास जाएगी या दूर जाएगी। तो वो डिपेंड होता है किससे, कि कौन सा मीडियम चेंज हो रहा है। अपन कहाँ आ रहे हैं, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में आ रहे हैं तो नॉर्मल की लाइट क्या हो जाती है, पास में। अब नॉर्मल के पास में हो जाती है तो ये इधर जा रही थी, नॉर्मल इधर है, तो नॉर्मल के क्या हो जाएगी, वो पास में। तो ये नॉर्मल के पास में होते हुए चली गई, मतलब ये जो ऐसे जा रही थी नॉर्मल की क्या हो गई, पास में हो गई, और ये इधर चली गई। तो ये उसका क्या बन गया, एरो, ठीक है। तो ये तो बात हुई किसकी, एक रे की। लेकिन अपन को इमेज बनाने के लिए कितनी रे चाहिए, 2 रे चाहिए। तो एक रे तो मैंने ये ले ली। दूसरी रे जो मैं ले रहा हूँ वो कौन सी ले रहा हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ले रहा हूँ। मतलब एक रे जो यहाँ से गई और प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग गई। अब इससे हुआ क्या कि जब मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ली तो वो जो सरफेस है उसके रे कैसे गई, परपेंडिकुलर एंटर हुई। और परपेंडिकुलर एंटर होती है तो कोई भी डेविएशन नहीं होता है, मतलब जो उसका ओरिजिनल पाथ है उसी पाथ पे रहेगी। तो दूसरी जो रे है वो कौन सी है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। और 90 डिग्री पे एंगल एंटर होने की वजह से क्या होगा कि उसका पाथ चेंज नहीं होगा। और पाथ चेंज नहीं हुआ तो कैसे चली गई, वो सीधी। अब एक रे तो ये आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस पे और एक दूसरी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही है। दोनों कहाँ कट हुई, इस पॉइंट पे। और जहाँ दोनों रेस कट होती है वहाँ पे क्या बनती है, इमेज बनती है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट था इसकी इमेज कहाँ बनी, इस आई पॉइंट पे इसकी इमेज बनी, ठीक है। आगे समझ में एक बार फिर से अभी तक का डायग्राम देख लेते हैं।
सबसे पहली जो मेन अजम्पशन है जो अभी तक अपन नहीं कर रहे थे वो क्या है कि आपको जो ऑब्जेक्ट लेना है वो कौन सा लेना है, पॉइंट साइज लेना है, जिसकी अभी तक अपन ने यहाँ पे एप्लीकेशन करी कि ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज लिया, एक रे ली, नॉर्मल कोई भी रे ले लो जो सरफेस के ऊपर आ रही है, उसका जो रिफ्रैक्शन होगा किसके थ्रू होगा, नॉर्मल। तो पहले क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल। उसके बाद में ये उसका पाथ था ओरिजिनल, ये नॉर्मल है, रेयर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की क्या हो जाएगी, पास में, नॉर्मल के पास होती हुई वो चली गई। दूसरी रे अपन ने कौन सी ली, जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग थी, वो कहाँ से पास हो रही है, परपेंडिकुलर पास हो रही है सरफेस के ऊपर, परपेंडिकुलर पास होती है सरफेस के, तो कैसे जाएगी वो, बिना डेविएट हुए सीधी चली जाएगी। एक रे ये रही, दूसरी रे ये रही, दोनों कहाँ पे कट हो रही है, इस पॉइंट पे। और जहाँ पे दो रेस कट होती है आफ्टर रिफ्रैक्शन उस पॉइंट पे क्या बनती है, इमेज। तो आपकी जो इमेज बनी हो कहाँ पे बनी, आई पॉइंट पे, पॉइंट साइज की, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी क्या पॉइंट साइज, तो इमेज भी क्या बन गई उसकी, पॉइंट साइज। ठीक है, यहाँ तक अपन पहुँच गए। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या आती है कि अपन इस एन से क्या डालते हैं, एक परपेंडिकुलर, कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, और वो जो पॉइंट है परपेंडिकुलर का, उस पॉइंट को अपन नाम क्या दे देते हैं, एम। ठीक है, अब बात आती है एंगल्स की, क्योंकि अभी तक अपन ने एंगल तो काउंट ही नहीं करे। दो एंगल तो अपन को पता है कौन कौन सा, एक तो इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ बनाती है, क्या बोलते हैं उसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये इंसिडेंस रे, ये नॉर्मल, तो ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। और ऐसे ही ये, अब ये तो जाने वाली थी लेकिन गई नहीं, तो इसको तो मिटा दो क्योंकि इसका तो काम ही नहीं है। ये रे जारी है, किसके साथ एंगल बनाएगी, नॉर्मल के साथ, तो ये जो एंगल होगा वो एंगल क्या हो जाएगा, आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये दो एंगल तो अपन को अभी तक ऑलरेडी पता था कि दो एंगल होते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे तीन एंगल नए इंट्रोड्यूस होते हैं। कौन कौन से एंगल इंट्रोड्यूस होते हैं, एक तो इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाती है, दूसरा रिफ्रैक्टेड रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाती है, और तीसरा जो नॉर्मल बनाता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो टोटल एंगल कितने हो गए, तीन। तीनों को अपन नाम क्या देते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। और सीक्वेंस के ध्यान रखनी है कि इंसिडेंट रे जो ऑब्जेक्ट के ऊपर बनाती है एंगल, उसको क्या बोल देते हैं, इंसिडेंस। जो एंगल रे बना रही है कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एंगल बन रहा है उसको क्या नाम दे देते हैं, अल्फा। ऐसे ही इमेज के ऊपर जो रिफ्रैक्टेड रे है, इमेज जहाँ है वहाँ जो एंगल बनता है वो कौन सा हो जाता है, बीटा। और जो नॉर्मल बनाता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उसको क्या बोल देते हैं, गामा। फिर से दो तरीके से समझना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाती है अल्फा, ऐसे रिफ्रैक्टेड रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाती है बीटा, और नॉर्मल जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाता है वो क्या है, गामा। और कैसे याद कर सकते हैं इसको, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एंगल बनता है वो क्या होता है, अल्फा, इमेज के ऊपर जो एंगल बनता है वो बीटा, और सी के ऊपर जो एंगल बनता है वो गामा। तो ऑब्जेक्ट, इमेज और सी, सीक्वेंस ध्यान रखनी है, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एंगल कितने हो गए अपने, 5 एंगल हो गए। दो तो, एक तो इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड, और उसके बाद में 3 अल्फा, बीटा और गामा। तो ये जो है अब अपना जो डायग्राम है वो क्या हो गया, कंप्लीट। अब यहाँ पे एक बार डायग्राम कंप्लीट हुआ, चारों के अंदर जितने 4 केसेस है सबके अंदर इसी टाइप से डायग्राम बनेगा, इसलिए मैंने डायग्राम में आपको इतना टाइम दिया। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को। अब जो अपन डेरिवेशन करने वाले हैं उस डेरिवेशन के कुछ स्टेप्स है जो आपको ध्यान रखनी है। वैसे स्टेप्स आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है कि स्टेप 1 स्टेप 2, बस आपको समझाने के लिए, याद करवाने के लिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला जो काम अपन को करना है वो क्या करना है, इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे की अपन को वैल्यू निकाल, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल की अपन को वैल्यू निकालनी है, किसकी टर्म्स में, अल्फा, बीटा और गामा की टर्म्स में। फिर से इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, इन दोनों की अपन को क्या करनी है, वैल्यूज निकालनी है, किसकी टर्म्स में, अल्फा, बीटा और गामा की टर्म्स में। कैसे निकालेंगे, अपन निकालते हैं कि वो जो कॉन्सेप्ट है अपना कि दो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है ट्राइंगल के, वो एक एक्सटीरियर एंगल के क्या होता है, इक्वल। फिर से दो जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो एक्सटीरियर एंगल के क्या होता है, इक्वल। इस कॉन्सेप्ट से अपन क्या निकालते हैं कि यहाँ पे अल्फा, बीटा और गामा की हेल्प से अपन वैल्यू निकालते हैं, किसकी, आई की और आर की। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, मैं ट्राइंगल ले रहा हूं यहाँ पे, कौन सा, ONC। ONC में अपन क्या देखते हैं कि ये एक एंगल कौन सा है, अल्फा, और एक ऐसे एंगल कौन सा है, गामा। अल्फा और गामा जो है क्या है, इंटीरियर एंगल, और यहाँ पे आई क्या है, एक्सटीरियर एंगल। कैसे पता चला, ये देखो जो आई है, आई से कौन सी दो रेज निकल रही है, कौन सी दो लाइन से इससे जो मीट हो रही है, एक लाइन कौन सी है, NC, वहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, गामा। और ऐसे ही जो दूसरी लाइन आई की वो कहाँ पे जा रही है, NO, उस एंड पे कौन सा एंगल बन रहा है, अल्फा। इसका मतलब जो अपन एक्सटीरियर एंगल लेंगे, उस एक्सटीरियर एंगल की दो लाइन जो एंड जा रही है, जिस एंड पे, उस एंड पे जो एंगल बन रहा है, दोनों एंड पे, उन दोनों एंड का जो एंगल का उसका क्या, समेशन। फिर से आई
जिन दो लाइन के बीच का एंगल है उन दोनों लाइन को क्या करना है, एक्सटेंड, जहाँ पे वो एक्सटेंड हो रही है उनका एंड पॉइंट, वहाँ पे जो दोनों अगर एंगल बन रहे हो और अगर वो अपन को पता है तो उन दोनों का जो समीशन होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल का सम। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, फर्स्ट स्टेप के अंदर की जो आई है, एंगल आई, वो किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा के। तो अल्फा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस गामा मिला के क्या हो गया, आई इक्वल हो गया। अब दूसरी बात क्या आती है, मेरे को क्या निकालना है, आर। अब यहाँ पे ये देखो आर, लेकिन अगर मैं ट्राइंगल लेता हूँ कौन सा, NIC, तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसमें ये देखो, ये जो गामा है ये एक एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है, ये गामा है एक एक्सटीरियर एंगल, इससे दो मैं लाइन ले रहा हूँ जिसके बीच में बन रहा है। एक तो ये वाली लाइन जा रही है गामा से, कौन सा है, कहाँ पे बन रहा है ये एंगल, कितना बन रहा है यहाँ पे, बीटा। और ऐसे ये जो दूसरी लाइन जा रही है ये एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, आर। इसका मतलब ये जो गामा है ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल, और इसके इंटीरियर एंगल कौन सा हो जाएंगे, फर्स्ट लाइन कहाँ पे जा रही है, बीटा पे, तो पहला एंगल कौन सा हो गया, इंटीरियर बीटा, और दूसरी लाइन कहाँ पे जा रही है, आर पे, तो दूसरा एंगल कौन सा हो गया, आर। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो गामा है वो किसके इक्वल है, आर प्लस बीटा के, तो आर प्लस बीटा। ठीक है, अब मेरे को चाहिए क्या, मेरे को तो आर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि आर क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। तो ये इसको डालेंगे इक्वेशन 1, इसको डालेंगे इक्वेशन 2। तो ये अपनी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई कि जैसे ही डायग्राम बनाया, फर्स्ट स्टेप क्या है कि आई और आर की वैल्यू निकालना। आई और आर की वैल्यू कैसे निकालनी है कि दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो अब जितने डायग्राम्स है सब डायग्राम्स के अंदर ये आई और आर की वैल्यू क्या होगी, चेंज, क्योंकि रे डिफरेंट टाइप से बिहेव करेगी, सी भी डिफरेंट जगह पे होगा। तो उस वजह से जो जितने भी 4 डायग्राम है सब डायग्राम कैसे बनेंगे, लगभग दिखेंगे ऐसे, लेकिन जो रेज होगी वो अलग बनेगी, वो रेज जैसे अलग बनेगी। तो उनका जो आई और आर के जो एंगल है वो ये ना होके कुछ क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, बस इतनी सी चीज़ की जो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर के इक्वल होगा, और आपको पता क्या लगाना है वहाँ पे कि कौन दो इंटीरियर है और उनका एक्सटीरियर कौन है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई स्टेप नंबर 1, जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसके बाद एक और स्टेप आती है, उसके बाद में करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 ये थी। अब बात कर रहे हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 क्या है, ये जो अल्फा बीटा और गामा अपन ने बनाए हैं इनका क्या निकालना है मेरे को, tan थीटा। क्योंकि अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan अल्फा। अभी मैंने बात करी यहाँ पे ये रहा कि थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा। तो क्यों, क्योंकि मैंने ये जो एंगल ली है अल्फा बीटा गामा, अभी अपन ने इसमें एजम्पशन में यही तो बात करी, थर्ड एजम्पशन में, कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड जो एंगल बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस से वो क्या है, बहुत कम। तो वो जो एंगल थे जिनके अपन बात कर रहे थे वो एंगल कौन से थे, अल्फा बीटा और गामा। तो वो एंगल क्या बना रही है, बहुत कम, और बहुत कम है इसलिए अपन अल्फा को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, tan अल्फा, ऐसे ही बीटा को tan बीटा और गामा को tan गामा। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ कि अल्फा इक्वल टू tan अल्फा, ऐसे बीटा इक्वल टू tan बीटा, और गामा इक्वल टू tan गामा। तीनों हो गए। अब tan जो एंगल होता है वो किस किस का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर, अल्फा की अगर मैं बात करूँ तो ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, NOM, फिर से NOM। अब ये परपेंडिकुलर क्यों डाला था, क्योंकि ट्राइंगल बनाने के लिए तीनों साइड कैसे चाहिए होती है, स्ट्रेट चाहिए होती है। तो अगर मैं ये परपेंडिकुलर ना बनाता और अगर मैं इस P को लेता तो NP कैसी सरफेस है, कर्व सरफेस का पार्ट है। तो ट्राइंगल के लिए तीनों साइड क्या चाहिए, स्ट्रेट चाहिए। यहाँ पे ये साइड तो स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, लेकिन ये क्या हो जाती है, NP क्या हो जाती है, कर्व हो जाती है। तो कर्व तो अपन को लेनी नहीं है, तो इस वजह से अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हैं। तो जो अल्फा एंगल बन रहा है उसका ट्राइंगल कौन सा है, NOM। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो NM क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो tan अल्फा का NM क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। बेस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट से लेके M तक की डिस्टेंस, तो OM। ये क्या हो गया, बेस। ऐसे अगर मैं बात करूँ tan बीटा, बीटा कहाँ है, ये रहा। ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, NIM। तो वापस एंगल के सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर, मतलब वापस NM क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। बेस क्या हो जाएगा, M से कहाँ तक, I, तो MI। वापिस हम बात करें गामा की, गामा में कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, NCM के अंदर परपेंडिकुलर वापस क्या जाएगा, NM। मतलब तीनों के अंदर परपेंडिकुलर कौन सा होगा, हमेशा अल्फा बीटा गामा। चारों डेरिवेशन के अंदर हमेशा जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, NM फिक्स, यही होगा। ठीक है। बेस क्या है, M से लेके C तक, क्योंकि ये इसका बेस क्या है, M से लेके C तक, क्योंकि एंगल यहाँ पे बन रहा है गामा, तो MC। अब अपन ने क्या एजम्पशन ली थी कि भाई इसका एपरेचर क्या है, कम है, और उससे अपन क्या ले सकते हैं कि ये जो P और M पॉइंट है
क्योंकि अपन ने एंगल यहाँ से बहुत कम लिया और एंगल बहुत कम लिया, तो ये जो परपेंडिकुलर आ रहा होगा तो P और M पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम, और वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए अपन क्या कंसीडर कर सकते हैं कि M पॉइंट को अपन क्या कंसीडर कर सकते हैं, P। M पॉइंट को अपन क्या कंसीडर कर सकते हैं, P। क्यों कर रहे हैं ऐसा, इसलिए क्योंकि अपनी जो जितनी भी ऑप्टिकल डिस्टेंस होती है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन सबको जो अपन मेजर करते हैं वो कहाँ से करते हैं, पोल से मेजर करते हैं। इसलिए अपन क्या कंसीडर कर रहे हैं कि M और P दोनों क्या है, लगभग सेम पॉइंट है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी डिनोमिनेटर के अंदर क्या है M है, मैं वहाँ पे किसे उसको रिप्लेस कर रहा हूँ, P से, क्योंकि अपन क्या एज्यूम कर रहे हैं कि P और M दोनों क्या है, बहुत पास में, उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, नेग्लिजिबल। इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं कि इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वली किसके इक्वल हो जाएगा, NM डिवाइड बाय O तो ये रहा। अब M की जगह पे क्या लिख सकते हैं, P, तो OM की जगह पे क्या लिख देंगे, P। ऐसे ये क्या हो जाएगा, NM डिवाइड बाय M की जगह क्या हो जाएगा, I, तो MI की जगह क्या हो जाएगा, PI, और ऐसे ये क्या हो जाएगा, NM डिवाइड बाय MC की जगह पे क्या लिखेंगे यहाँ पे, PC। तो ये मेरे पास क्या निकल गई, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू। इसके बाद कितनी स्टेप हो गई अभी तक, 2। सबसे पहले स्टेप क्या करी थी मैंने, अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा और I और R की वैल्यू निकाली। स्टेप सेकंड क्या है, अल्फा बीटा गामा की मेरे को वैल्यू निकालनी है, tan अल्फा बीटा गामा। और स्टेप थर्ड क्या है कि मेरे को क्या अप्लाई करना है, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है मेरे को। स्नेल्स लॉ क्या होता है, अब होता क्या है, आपको सिंपली ध्यान क्या रखना है, साइन बाय साइन का रेशियो। ऐसे नहीं कि स्नेल्स लॉ क्या होता है, म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, वो बिल्कुल सही है, एग्जाम में पूछे तो यही बताना है कि म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। लेकिन जब भी डेरिवेशन करेंगे, पहले ही मैंने आपको बताया, जब भी अपन कुछ निकाल रहे होते हैं, कोई भी दो मीडियम के अंदर अपन अप्लाई कर रहे होते हैं, तो पहले से आई और आर को नहीं करना है। पहले क्या देखना है, लाइट कौन से मीडियम में जा रही है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। यहाँ पे लाइट कौन से मीडियम में जा रही है, 1 मीडियम से 2 मीडियम में, 1 से 2 में जा रही है, तो जिसमें जा रही है उसका क्या निकालते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, μ2। किससे जा रही है, कौन से मीडियम से जा रही है, तो 1 से जा रही है, तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, ये तो बात हो गई कि क्या आएगा, μ2 1, क्योंकि 2 मीडियम से जा रही है 1 मीडियम में। अब जिस मीडियम में एंटर होती है, उस मीडियम में जो एंगल बन रहा है, उस एंगल को कहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर में। 2 मीडियम में जा रही है, 2 मीडियम के अंदर जो एंगल बन रहा है आई और आर में से, वो कौन सा है, आर, क्योंकि 2 मीडियम में एंगल कौन सा बन रहा है, आर। मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, आर, और न्यूमरेटर के अंदर क्या आएगा, आई। ऐसे मर्जी से नहीं लिखना है कि आई बाय आर या आर बाय आई, देखना है, बहुत इजी है। जिस मीडियम में जाती है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, जिससे आती है उसका कहाँ आता है, बाद में। जिस एंगल में एंटर हो रही होती है, जिसका अपन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल रहे होते हैं, उसका जो उस मीडियम के अंदर जो एंगल होता है वो कहाँ आता है, डिनोमिनेटर में, और रिमेनिंग जो एंगल आता है वो कहाँ जाता है, न्यूमरेटर में। ठीक है, अब यहाँ पे अपन μ2 1 को क्या लिख सकते हैं, μ2 बाय μ1। ठीक है, μ2 1 को क्या लिख सकते हैं, μ2 बाय μ1, और उसके बाद में अपन दोनों जगह पे क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब दोनों क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक जगह जो आपको ध्यान रखना है वो कौन सी है, आई और आर की वैल्यू निकालते टाइम कि कौन से दो इंटीरियर मिला के एक्सटीरियर बनेगा। सेकंड क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई करना है, कि कौन से मीडियम में एंटर हो रही है और उसके बाद रेस्पेक्टिव एंगल कौन से बनेंगे। बस ये 2 जगह पे ध्यान रखना है, बाकी सबके अंदर जो स्टेप्स है वो क्या है, सेम। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। अब अपन ने क्या बोला कि आई और आर जो एंगल बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, कम। तो मैं साइन आई को क्या कंसीडर करता हूँ, क्या कर सकता हूँ, साइन थीटा को क्या बोल सकता हूँ, थीटा। तो ऐसे ही साइन आई को मैं क्या बोल सकता हूँ, आई। आया समझ में, 2 जगह पे एप्लीकेशन ली, एक तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालने में ली, और दूसरा साइन आई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आई। तो ये 2 जगह पे अपन एप्लीकेशन काम में लेते हैं। तो ये क्या हो गया, आई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, μ2 आर। और आई और आर की वैल्यू अपन को पता है, आई और आर की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। तो आई की वैल्यू की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस गामा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, μ1 आई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस गामा इक्वल टू μ2 आर। आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, गामा माइनस बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इस यहाँ से एप्लीकेशन काम में लेनी है अल्फा बीटा गामा की, क्योंकि अब अपन ने अल्फा और बीटा और गामा की टर्म्स में निकाल दी दोनों चीज़ें। तो अब अपन अल्फा बीटा गामा की ये जो रेशियो है, ये रेशियो को यहाँ पे पुट करना है। तो इक्वेशन के लिए मैं आपके डाल देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 2, इन तीनों को मिला के मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3। ये जो तीनों है ये क्या है, इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ पे अपन ने इस जगह पे कौन सी इक्वेशन का काम में लिया,
किसका, इक्वेशन नंबर 1 2 का, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है, कि इस जगह पे आई और आर की अपन ने वैल्यू पुट करी। अब इसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, बाय यूजिंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, 3 काम में ले रहे हैं, कहाँ पे काम में ले रहे हैं, इसको मैं डाल दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 4। तो इन इक्वेशन 4 मतलब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो इस इक्वेशन में अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, μ1 डिवाइड बाय अल्फा, अल्फा कितना है, nm डिवाइड बाय ओपी, तो nm डिवाइड बाय ओपी प्लस गामा, गामा किसके इक्वल है, nm डिवाइड बाय pc, तो nm डिवाइड बाय pc इक्वल टू μ2 गामा माइनस बीटा, गामा कितना है वापस nm डिवाइड बाय pc, तो nm डिवाइड बाय pc माइनस बीटा, बीटा कितना है nm डिवाइड बाय pi, तो nm डिवाइड बाय pi, ठीक है, ये आ गया। अब इसके अंदर देखो दोनों साइड के अंदर एक चीज कॉमन आ रही है, क्या चीज कॉमन आ रही है, सबके अंदर nm डिवाइड बाय pc मत बोलना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि चारों जो टर्म्स है, ये जो चारों रेशियो है, इनके अंदर ओनली क्या चीज कॉमन आ रही है, nm, यहाँ पे भी nm है, यहाँ पे भी nm है, यहाँ पे भी nm है और यहाँ पे भी nm है। तो अब pc जो है, यहाँ पे pc है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, इसका मतलब nm बाय pc कॉमन नहीं लेना है, वो लेना है जो सब जगह आ रहा है जिसको अपन काट सकते हैं। तो ओनली किसको काट सकते हैं, यहाँ पे nm को कॉमन लेके और यहाँ पे भी nm को कॉमन लेके, दोनों nm से nm को क्या कर दिया, कट कर दिया। अब जो बचा, क्या बचा वो कि u1, अब यहाँ क्या बचा, ऊपर तो nm तो बाहर निकल के कट हो गया, डिवाइड में क्या बचा op, ऐसे ही 1 बाय पी सी इक्वल टू μ2 1 अपॉन पी सी माइनस 1 अपॉन पी आई। अब ये μ1 को अंदर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, μ2 को अंदर मल्टीप्लाई, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बस अब सिंप्लीफाई कर रहा हूँ उसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, μ1 डिवाइड बाय op प्लस μ1 डिवाइड बाय पी सी इक्वल टू μ2 डिवाइड बाय पी सी माइनस μ2 डिवाइड बाय पी आई, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो ये PC और इधर भी क्या है PC, तो PC वाली टर्म्स को साथ में ले रहे हैं ताकि अपन PC का क्या ले सकें, LCM ले सकें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस टर्म को कहाँ लेके जा रहा हूँ, उधर, तो इधर टर्म क्या आ जाती है, μ1 डिवाइड बाय OP, ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस μ2 डिवाइड बाय PI, क्योंकि उधर क्या था माइनस, इधर क्या आ जाएगा प्लस, इक्वल टू μ2 डिवाइड बाय pc, और ये इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस μ1 डिवाइड बाय pc। दोनों में क्या कर रहा हूँ, pc कॉमन ले रहा हूँ, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, और कि pc क्या आ गया कॉमन, तो ये pc क्या आ गया दोनों में कॉमन, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, बस ये सिंप्लीफाई हो गया, इससे ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब जो चीज़ें हैं वो बची है किसकी टर्म्स में, अब अपन को ऑप्टिक्स अप्लाई करनी है। फर्स्ट क्या है, OP, μ1 डिवाइड बाय OP, OP क्या है, डायग्राम के अंदर देखो O से लेके P तक, O क्या, OP क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट, और P क्या है, पोल, ऑब्जेक्ट से जो पोल की डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, ठीक है। नेक्स्ट PI, P से I पे क्या है, इमेज बन रही है, तो पोल से इमेज तक की जो डिस्टेंस होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इमेज डिस्टेंस V से। नेक्स्ट PC, P से लेके C मतलब पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपन, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मतलब ये जो डिस्टेंस है किसके इक्वल है, R के इक्वल है। तो मतलब उनकी वैल्यूज की जगह अपन रेस्पेक्टिव वैल्यूज रख सकते हैं, लेकिन रखना कैसे है, साइन कन्वेंशन के साथ रखना है। और साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है, कौन सी चीज़ प्लस होगी तीनों में से और कौन सी चीज़ क्या होगी, माइनस। कैसे पता लगाते हैं साइन कन्वेंशन क्या होती है, 3 रूल यहाँ पे ध्यान रखने हैं। नंबर 1, सारी डिस्टेंस मेजर कहाँ से करनी है, पोल से, सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करनी है, पोल से। नंबर 2, अगर इंसिडेंस रे की डायरेक्शन और मेजर करने की डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम, तो साइन क्या आता है, पॉजिटिव, और अगर दोनों क्या है, अपोजिट, तो साइन क्या आ जाता है, नेगेटिव। इंसिडेंस रे की डायरेक्शन का मतलब क्या है, इंसिडेंस रे की डायरेक्शन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट से जो रे निकलती है उसको क्या बोलते हैं अपन, इंसिडेंट रे। ऑब्जेक्ट कहाँ है, O पे, O से रे किधर जा रही है, P की तरफ, O से जा रही है P की तरफ, मतलब रे जो जा रही है वो किधर जा रही है, लेफ्ट से जा रही है राइट की तरफ। तो ये फिक्स हो गई किसकी डायरेक्शन, इंसिडेंस रे की डायरेक्शन, कि O से P तक मतलब लेफ्ट टू राइट कौन जा रही है, इंसिडेंस रे। अब बात कर रहे हैं अपन ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है। कहाँ से मेजर करेंगे, P से। तो मेरे को P से आना है O की तरफ, P से O की तरफ आना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। मैं P से निकला किधर जा रहा हूँ, O की तरफ, मतलब मैं कैसे जा रहा हूँ, राइट से जा रहा हूँ, किधर, लेफ्ट। मतलब इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मेरे को कैसे आना पड़ रहा है, राइट टू लेफ्ट,
इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट, दोनों एक दूसरे के क्या है अपोजिट, साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। फिर से इंसिडेंट रे की डायरेक्शन तो फिक्स है, ऑब्जेक्ट कहाँ से, डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से, पोल से आ रहा हूँ ओ की तरफ, मतलब राइट टू लेफ्ट मेजर कर रहे हैं। इंसिडेंस रे की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट, साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। नेक्स्ट इमेज डिस्टेंस, इमेज क्या है, या बन रही है, कहाँ से मेजर करूंगा, पोल से, पोल से जा रहा हूँ इमेज की तरफ, पोल से इमेज जा रहा हूँ मतलब किधर जा रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट। इंसिडेंस रे की डायरेक्शन भी क्या है, लेफ्ट टू राइट, साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों क्या है सेम डायरेक्शन। ऐसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाना है क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर को मेजर करना है, कहाँ से मेजर करूंगा, पोल से मेजर करूंगा, पोल से जा रहा हूँ सी की तरफ, मतलब जा कैसे रहा हूँ, लेफ्ट से राइट। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन भी क्या है, लेफ्ट टू राइट, मतलब मेजर करने की डायरेक्शन और इंसिडेंस रे की डायरेक्शन दोनों क्या है सेम, तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये अपन को तीनों चीजें मिल गई किसके साथ, साइन के साथ। इन तीनों चीजों को वहां पे पुट कर देंगे तो अपना फाइनल क्या निकल जाएगा, एक्सप्रेशन। ठीक है, अब सबसे पहले क्या आ जाएगा, μ1 डिवाइड बाय OP, तो μ1 डिवाइड बाय OP, O से P क्या माइनस यू, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस यू, प्लस μ2 डिवाइड बाय PI, P से I क्या इमेज डिस्टेंस, प्लस V, तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे V इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय PC, P2C को क्या लिख सकते हैं, प्लस R या फिर R। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये टर्म μ1 डिवाइड बाय माइनस यू, मतलब ये वाली टर्म क्या आ गई माइनस में और ये वाली टर्म किस में, प्लस में, तो इनको क्या कर रहा हूँ मैं इंटरचेंज सिंपली, तो क्या आ जाएगा इसके बाद का एक्सप्रेशन की μ2 बाय V माइनस μ1 बाय U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय R। ये अपना निकल जाता है फाइनल एक्सप्रेशन। किसका निकल जाता है फाइनल एक्सप्रेशन, जब आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में, जब आपका जो रिफ्रैक्शन है कैसे हो रहा है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में, कैसे हो रहा है, जब रिफ्रैक्शन हो रहा है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, और इमेज कैसी बन रही है, रियल इमेज बन रही है। तो फाइनल जो आपका दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का जो रिलेशन निकलता है वो कितना हो जाता है कि μ2 डिवाइड बाय V माइनस μ1 डिवाइड बाय U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय R। ठीक है, डेरिवेशन आपको लंबी दिख रही होगी लेकिन ध्यान क्या रखनी है, स्टेप्स, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो मैंने ओनली उसको क्या करा, सॉल्व ही करा है। स्टेप्स क्या है, बहुत ईजी। पहली स्टेप क्या है, I और R की वैल्यू निकालना। ठीक है, दूसरी स्टेप क्या है, जो तीनों एंगल है उनके क्या निकालना, tan निकालना, tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा। और थर्ड क्या है, स्नेल्स लॉ अप्लाई करना, स्नेल्स लॉ के अंदर I और R की वैल्यू पुट करना और उसको क्या करना, सिंप्लीफाई। तो कितनी स्टेप हो गई, 3। पहला क्या आई आर की वैल्यू, दूसरा क्या है tan निकालना, अल्फा बीटा गामा, और थर्ड क्या है स्नेल्स लॉ को अप्लाई करके वैल्यू पुट करना। जो कंफ्यूजन होगा वो मैं फिर बता रहा हूँ कहाँ पे होगा, बस 2 जगह पे। पहला कहाँ होगा आपको, आई और आर की वैल्यू निकालने में, तो वहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि एक्सटीरियर कौन सा है और 2 इंटीरियर कौन से हैं हमेशा। और दूसरा कहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, म्यू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू स्नेल्स लॉ को निकालने में। बस यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे ऊपर आई आएगा, नीचे आएगा, या फिर यहाँ पे पहले 1 2 आएगा, 2 1 आएगा। बस ध्यान क्या रखना है, जिस मीडियम में लाइट एंटर हो रही है उसका वो कहाँ पे आएगा पहले, और जिससे एंटर हो रही है वो कहाँ आएगा बाद में। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस मीडियम में लाइट एंटर हो रही है उस मीडियम का जो एंगल बन रहा है वो कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में, बचा हुआ कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में। ठीक है, तो ये क्या अपना निकल जाता है रिलेशन, कौन सा, फर्स्ट वाला। दूसरी डेरिवेशन क्या है कि ऑब्जेक्ट ऐसे ही रेयर मीडियम में रखा हुआ है, मतलब आपका जो रिफ्रैक्शन हो रहा है रेयर से कहाँ हो रहा है, डेंसर में, लेकिन जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल। अब इमेज वर्चुअल कैसे बनती है, एक बार इसके ओपन डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम जो बनेगा बिल्कुल सेम अजम्पशंस में रब कर रहा हूं क्योंकि अजम्पशंस का आपको रोल नहीं है। अब डायग्राम जो है सेम बन रहा है लेकिन इमेज वर्चुअल कैसे बनेगी, तो इसका मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ। अभी अपन ने क्या बोला कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर होगी तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो मैंने जो रिफ्रैक्शन की रे थी उसको क्या कर दिया था, बेंड कर दिया था, कहाँ पे, टूवर्ड्स नॉर्मल, उसको मैंने क्या कर दिया था, बेंड। लेकिन बात क्या आती है कि अगर वो जितनी बेंड अभी मैंने करी अगर वो उतनी बेंड ना हो तो क्या मतलब है मेरे कहने का, अपना जो टॉपिक है वो क्या है कि वही रेयर से डेंसर में हो रहा है और इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। सेम डायग्राम बनेगा, ये सेम वापस मैंने बना दिया। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है सी, ये क्या है एयर वापस μ1, और ये क्या है कोई भी डेंसर मीडियम μ2। ठीक है, ऑब्जेक्ट वापस सेम, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट से जो रे होती है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंस रे। इंसिडेंस रे सरफेस पे इस पॉइंट पे कट हुई,
क्या होता है उस पॉइंट का नाम? एन पॉइंट, क्योंकि नॉर्मल यहाँ से निकलता है। अब ये जो सरफेस है इसका जो सी है वो लगभग कहाँ होगा? यहाँ होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये क्या होता है? पोल। ये क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अब यहाँ से मेरे को क्या बनाना है? नॉर्मल बनाना है, तो ये मैं नॉर्मल बना रहा हूँ यहाँ से। ये मैंने क्या बना दिया? नॉर्मल। अब अगर ये इंसिडेंस रे सीधी जाती तो कैसे जाती? अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो कैसे जाती? ऐसे जाती। क्या अपन सब कुछ सेम कर रहे हैं? जो पहले कर रहे थे वही कर रहे हैं, बिल्कुल सेम है, मैंने जैसा आपको बताया, ठीक है। अब मीडियम चेंज हो गया, रेयर से किस में आ गए? अपन डेंसर में आ गए, और रेयर से डेंसर में आएंगे तो क्या होगा कि नॉर्मल के पास आएगी, दूर जाएगी, पास आएगी। अब नॉर्मल कहाँ है? ये अपना नॉर्मल जा रहा है इधर की तरफ, ये नॉर्मल है। अपन इनिशियली जा किधर रहे थे? अपन ऐसे जा रहे थे, लेकिन मीडियम चेंज हो गया, रेयर से डेंसर, तो नॉर्मल के कहाँ जाना पड़ेगा? पास में। तो नॉर्मल के पास में जाना है, मतलब नॉर्मल के पास में। अब पहले मैंने क्या करा था, डिफरेंस आपको ध्यान होना चाहिए ताकि कंफ्यूज ना हो। पहले मैंने क्या करा था कि उसको बहुत ज़्यादा, ये जो रे जा रही थी उसको बहुत ज़्यादा बेंड कर दिया, तो वो कहाँ चली गई? यहाँ चली गई। अगर वो उतनी बेंड ना हो तो, मतलब अगर दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डिफरेंस है वो कम हो, मतलब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये है तो डेंसर, मीडियम तो डेंसर है, लेकिन बहुत ज़्यादा डेंसर नहीं है, मतलब उसकी स्पीड कम तो कर रहा है लाइट की, लेकिन ज़्यादा कम नहीं कर रहा। ज़्यादा कम नहीं कर पा रहा मतलब मीडियम ज़्यादा डेंसर नहीं है, और ज़्यादा डेंसर नहीं है मतलब जो बेंडिंग होगी, लाइट जो बेंड होगी यहाँ से, वो ज़्यादा बेंड ना होगी, क्या होगी? कम बेंड होगी। तो हो सकता है कि वो जो लाइट ऐसे जानी थी अब वो कैसे जाए? ऐसे जाए। ठीक है, आया समझ में? मतलब मैंने उसको बेंड तो करा लेकिन ज़्यादा नहीं करा, क्योंकि हो सकता है ऐसा भी कोई मीडियम हो जिसके अंदर लाइट जा रही हो और ज़्यादा जो रिफ्रैक्शन है वो ना हो रहा हो, ज़्यादा बेंडिंग ना हो रही हो, तो ठीक है। अब पहली तो ये रे हो गई, दूसरी रे कौन सी लेता हूँ? जो प्रिंसिपल एक्सिस से पास होती है, तो ये मैंने ली प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, जो कि बिना डेविएट हुए सीधी चली जाएगी। अब यहाँ पे देखो ऐसे जानी थी लेकिन गई नहीं, थोड़ा बेंड होके गई। अब इसका तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब इसको तो मैंने हटा दिया क्योंकि वैसे जानी थी लेकिन वैसे गई नहीं। अब बात क्या है, इमेज बनाने के लिए कितनी रे चाहिए अपने को? टोटल 2 रे चाहिए। एक रे कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है। दूसरी रे कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है। एक रे जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, दूसरी रे जा रही है ऐसे। अब दोनों मतलब आगे क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है। अब आगे डाइवर्ज हो रही होगी तो कभी कट होना पॉसिबल है क्या? नहीं। 2 रे जो डाइवर्ज होती हुई जा रही है, फैलती हुई जा रही है, कभी भी कट नहीं हो सकती। मतलब रियल इमेज बन सकती है क्या? रियल इमेज तो नहीं बन सकती। अब रियल इमेज जब नहीं बनती है तो अपन को क्या पता है कि अगर रे आगे डाइवर्जिंग नेचर की है तो अगर मैं उनको पीछे ट्रेस करूँ तो कौन सी नेचर की हो जाएगी? कन्वर्जिंग। मतलब अगर इन दोनों रेस को मैं पीछे ट्रेस करूँ तो ये पीछे कहीं ना कहीं कट करेगी, क्योंकि आगे डाइवर्जिंग है तो पीछे क्या हो रही होगी? कन्वर्जिंग। तो ये जो रे जा रही थी अगर इसको पीछे ट्रेस करूं तो पीछे इसके पाथ को अगर मैं ट्रेस करूं तो कहां पे जा रही है? ये यहां पे कट हो रही है। मतलब यहां पे जो ऑब्जर्वर है, यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है उसको ये वाली जो रे है ये कहां से आती हुई दिख रही है? इस पॉइंट से आती हुई दिख रही है, ठीक है। क्योंकि दूसरी जो रे है वो कहाँ पे? प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग वाली को भी पीछे ट्रेस करो तो दोनों कहाँ पे मीट होती है? यहाँ पे। रियल में मीट होती है क्या? नहीं, रियल में तो मीट नहीं होती, क्योंकि रियल में तो कहाँ होती है? आगे। लेकिन आगे तो क्या हो रहा है? डाइवर्जिंग हो रहा है, तो आगे तो हो नहीं सकती। वर्चुअली मीट हो रही है क्या? हाँ, आप उनको पीछे एक्सटेंड करो और क्या हो रही है? वर्चुअली मीट हो रही है। और जहाँ पे रे मीट होती है या फिर होती हुई लगती है वहाँ पे क्या बनती है? इमेज। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी? इमेज, ठीक है। तो क्या अपन को तीनों चीजें पता चल गई? ये क्या है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन। ये क्या है? अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। और यहाँ पे क्या बनी? अपनी वर्चुअल इमेज। तो जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? रेयर टू डेंसर। लेकिन जो इमेज बनी इस बार, अब वो कैसी बनी? वर्चुअल बनी, ठीक है। तो बस अब अपन को क्या करना है? डायग्राम। अब इसके बाद अपन यहाँ से एन से क्या करते हैं? परपेंडिकुलर डालते हैं। क्या नाम हो जाता है उस पॉइंट का? एम, ठीक है। तो ये अपना डायग्राम में जो लाइन वाला काम था ये कंप्लीट हो गया। अब कौन सा काम आता है? एंगल। सबसे पहले क्या बनाएंगे? इंसिडेंस एंगल। ये जो इंसिडेंस रे है इस नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी उसी को अपन क्या बोलते हैं? इंसिडेंस एंगल, आई। ऐसे ही अगर मैं बात करूं रिफ्रैक्टेड एंगल की, रिफ्रैक्टेड एंगल क्या होता है कि जो रिफ्रैक्टिंग रे होती है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको अपन क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड एंगल, आई। अब ये तो बात हो गई आई की और आर की। इसके बाद 3 एंगल बचते हैं, कौन से? अल्फा, बीटा, गामा। सिंपल लैंग्वेज में मैंने क्या बताया था? ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एंगल बनता है अल्फा, इमेज के ऊपर जो बनता है बीटा, और सी के ऊपर जो बनता है गामा। ऑब्जेक्ट का है ये रहा, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? अल्फा। ये इमेज बन रही है, इमेज के ऊपर जो बनेगा वो कौन सा हो जाएगा? बीटा। और सी के ऊपर जो बनता है वो कौन सा हो जाता है? गामा। 5 एंगल कंप्लीट हो गए, मतलब डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब अपन को क्या करना है? वो 3 स्टेप अप्लाई करनी है। 3 स्टेप क्या है? पहली स्टेप क्या है कि आई और आर की वैल्यू निकालना। स्टेप 1 क्या है? आई और आर की वैल्यू निकालना,
ठीक है। सबसे पहले मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, आई। आई क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब वापस यहाँ पे देखो, आई जो है वो क्या दिख रहा है, एक एंगल, आप ट्राइंगल देखो NOC, NOC, क्योंकि आई जो है इससे ये जिन दो लाइनों से मिलके बना है वो दो लाइन कौन कौन सी है, आई से एक तो ये नॉर्मल वाली लाइन कहाँ पे जा रही है, NC, उसके एंड का एंगल कौन सा है, गामा, और दूसरी लाइन जो ये इंसिडेंस वाली लाइन है कहाँ पे जा रही है, O पे, और उसका एंगल कौन सा है, अल्फा। इसका मतलब ये जो आई एक्सटीरियर एंगल है ये इन दोनों इंटीरियर एंगल का क्या है, सम, मतलब आई किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा के, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई 1, क्योंकि आई की वैल्यू पता चल गई। अब किसकी वैल्यू चाहिए मेरे को, आर की वैल्यू चाहिए। अब आर की वैल्यू अगर मेरे को चाहिए तो वापस देखना पड़ेगा कि आर कौन कौन सी लाइन से मिलके बन रहा है, क्या वो एक्सटर्नल है या फिर इंटरनल है। अब आर की एक लाइन तो ये रही, तो एक एंगल तो अपन को कौन सा मिल गया, गामा, और दूसरी लाइन कौन सी जा रही है, ये जो पीछे अपन ने वर्चुअल ट्रेस करी थी जो इमेज वाली थी वो कहाँ पे जा रही है, आई पे, तो दूसरा एंगल जो मिला अपन को वो कौन सा मिला, बीटा। मतलब आर यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल एंगल, जो कौन से दो इंटरनल का सम है, गामा प्लस बीटा, तो जो आर हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई 2। इसके बाद अपन क्या करते हैं, अब देखो आप इस प्रोसेस से, मैं तो मैं पूरी प्रोसेस नहीं करूंगा, वो आप ही करोगे क्योंकि बहुत इजी है, मैं आपको बिल्कुल आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैंने कहा दो जगह आप फंस सकते हो, पहला क्या आई और आर, दूसरा क्या स्नेल्स लॉ, बाकी बिल्कुल क्या है सेम, ठीक है। इसके बाद क्या निकालेंगे, tan अल्फा tan बीटा गामा, तो अब वापस होगी वही चीज़ हो गई ना यार, अल्फा बीटा गामा अपन वो निकाल रहे हैं, वापस सबका परपेंडिकुलर सेम है NM, और उनके रेस्पेक्टिव अपन क्या ले लेंगे, बेस ले लेंगे, तो अल्फा बीटा गामा अपन को निकल जाएगा। उसके बाद में क्या करते हैं अपन, स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं स्नेल्स लॉ को अप्लाई, क्या होता है, म्यू होता है रेशियो किसका, साइन का। अब लाइट कौन से मीडियम में जा रही है, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, तो लाइट 1 से 2 में जा रही है, जा किस में रही है, 2 में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालेंगे, 2 का। किससे जा रही है, 1 से जा रही है, तो किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, अब जिस मीडियम में जा रही है उसका एंगल कौन सा है, तो किस मीडियम में जा रही है, 2 मीडियम में जा रही है, 2 मीडियम के अंदर जो एंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, आर। तो जिस मीडियम में जाती है उसका एंगल कहाँ आता है, डिनोमिनेटर में, तो उसका एंगल रख दिया डिनोमिनेटर में, और जिस मीडियम से जा रही थी उसका एंगल कौन सा, आई, तो ये यहाँ पे क्या आ गया, आई। और वापस ये क्या हो जाएगा, सेम μ2 बाय μ1। अब इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आई और आर की वैल्यू पुट करेंगे, और आई और आर की वैल्यू के अंदर अपन ये जो रेशियो है इनकी वैल्यू tan अल्फा बीटा गामा के रेशियो पुट करके, और उसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। जब सिंप्लीफाई करते हैं इस डेरिवेशन में तो वापस जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, सेम, कि μ2 डिवाइड बाय v माइनस μ1 डिवाइड बाय u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय r। तो अपना जो रिजल्ट आया वापस अपन क्या देखते हैं कि पहले जो रिजल्ट आया वापस क्या आता है, सेम रिजल्ट। इसका मतलब जब आपका रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में हो रहा है तो इमेज चाहे रियल बने या फिर वर्चुअल बने, जो आपका फाइनल कंक्लूजन आता है वो क्या आता है, सेम। बस आपको ध्यान क्या रखना होता है, आई का और आर का और स्नेल्स लॉ को अप्लाई करने का। तो ये अपने कितने टाइप हो गए, डेरिवेशन के 2 टाइप कंप्लीट हो गए। अब 2 कौन से बचते हैं कि जब आपका रिफ्रैक्शन होता है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। डेंसर मीडियम से रेयर का मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा होगा, डेंसर मीडियम में, और जो ऑब्जेक्ट की रे है वो डेंसर से किस में जा रही है, रेयर में जा रही है। अब इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी है, पहले रियल इमेज बनेगी और उसके बाद में वर्चुअल। तो पहले अपन जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, रियल इमेज की, ठीक है। ये तो कंप्लीट इसका काम खत्म हो गया। अब अपने को मेनली देखो आना क्या चाहिए, यहाँ पे डायग्राम बनाना आना चाहिए, क्योंकि अगर डायग्राम बनाना आ जाता है तो बहुत इजीली अपन डेरिवेशन और उसकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि अपना जो डेरिवेशन नंबर कितना है, 3rd, ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे रखा है, डेंसर में, मतलब डेंसर से जो राइट आएगी रिफ्रैक्शन होगा वो कहाँ पे होगा, रेयर मीडियम। इसके बाद क्या है कि जो इमेज बन रही है, फर्स्ट केस क्या होता है, इसके अंदर की जो इमेज है वो कैसे बन रही है, रियल इमेज बन रही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम कैसे बनाएंगे, अब पहले डेंसर मीडियम होना चाहिए, बाद में रेयर। मतलब जो पहले बना रखा था उसका मिरर इमेज कर दूंगा, मतलब उसका उल्टा, कि मतलब ये मेरा एक मीडियम है,
ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, तो एक मीडियम ये हो गया, एक मीडियम ये हो गया। अब ये मीडियम कौन सा है, डेंसर, और डेंसर को अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, μ2 से, क्योंकि पहले μ2 से करा था डेंसर को, तो सेम अपन उसी को चलने दे रहे हैं। और ये क्या है, μ1 जो कि क्या है, रेयर मीडियम है, जैसे इसको ग्लास और उसको एयर अपन मान सकते हैं, ठीक है। अब ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, इस सरफेस का जो सेंटर होगा कहाँ होगा, लगभग यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ये जो स्पेरिकल सरफेस है उसके सेंटर को अपन क्या बोल देते हैं, पोल। अब मेरे को क्या रखना है, ऑब्जेक्ट को रखना है और उसकी क्या बनानी है, इमेज बनानी है। मैं एक बहुत सिंपल सी चीज़ आपको यही बता देता हूँ, इसके अंदर जब रिफ्रैक्शन डेंसर से कहाँ होता है, रेयर, तो इमेज अगर रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी, ये किस पे डिपेंड होता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड होता है। कैसे ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे डिपेंड होता है, अगर मैं, क्योंकि मेजर कहाँ से करते हैं, पोल से, अगर मैं ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखता हूँ, मतलब पोल से चल रहे हैं, और बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे, मतलब अगर मैं ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी मतलब लगभग यहाँ रखता हूँ, मतलब सी से आगे रखता हूँ, क्योंकि सी से आगे का मतलब मेजर कहाँ से कर रहे हैं, पोल से, ये ध्यान रखना हमेशा। अगर बियॉन्ड सी रखता हूँ तो इमेज जो बनती है, अगर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, बियॉन्ड सी, तो जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल बनेगी, ठीक है। पहले मैं बताया था आपको, इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। और अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहा हूं, बिटवीन सी एंड पी, मतलब सी और पी के बीच में अगर मैं कहीं रखता हूं ऑब्जेक्ट को, तो जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, ठीक है। तो अब ये अपन को डायरेक्ट पहले ही आगे समझ में, क्योंकि देखो बाद में कंक्लूजन निकालेंगे तो वैसे भी आना ही है, तो पहले ही अपन को याद करने के लिए क्या ध्यान में रखना है, अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई रिफ्रैक्शन जो हो रहा है डेंसर से रेयर में हो रहा है और जो इमेज बन रही है वो रियल हो रही है, तो बियॉन्ड सी रखना है ऑलरेडी, ताकि कंफ्यूजन ना हो बाद में, क्या रही है, रे कैसे जा रही है, रियल तो बनी नहीं रही। और अगर वो पूछ रहा है कि भाई जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल बन रही है, तो अपन उसको ऑलरेडी कहाँ रखेंगे, सी और पी के बीच में। लेकिन मैंने क्या बोला कि फर्स्ट जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो कौन सी कर रहे हैं, रियल वाली, और रियल वाली कर रहे हैं मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, बियॉन्ड सी होगा, क्योंकि रियल इमेज कब बनती है, बियॉन्ड सी। तो बियॉन्ड सी मतलब सी से आगे और सी से आगे, तो ये पॉइंट मैंने एक रैंडम ले लिया, सी से आगे है कुल मिला के। अब ठीक है, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, अब ऑब्जेक्ट से क्या निकलेगी, इंसिडेंट रे, वापस वो की वही प्रोसेस है, पहले क्या बनाना है अपन को, डायग्राम। ऑब्जेक्ट से क्या निकलेगी, इंसिडेंट रे, ये मैंने इंसिडेंट रे ली, ठीक है, ये इंसिडेंट रे गई, ये आ गई सरफेस के ऊपर। अब सरफेस के ऊपर अगर आ गई तो ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या निकलेगा, नॉर्मल, क्योंकि तब जाके तो रिफ्लेक्शन का पता चलेगा कैसे होगा। तो यहाँ पे मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या बना दिया, एक नॉर्मल बना दिया, और ये जो पॉइंट है उसको मैंने क्या नाम दे दिया, एन। अब अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता, और मीडियम चेंज नहीं होता तो रे कैसे जाती, सीधी, और रे जब सीधी जाती तो उसका पाथ कैसे होने वाला था, ऐसा होने वाला था, लेकिन होगा क्या, नहीं, क्योंकि लाइट का मीडियम क्या हो गया, चेंज, डेंसर से किस में चली गई, रेयर में। लाइट जब डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल की क्या होती है, दूर होती है। अब ये पाथ था, नॉर्मल इधर है, तो नॉर्मल की किधर होना है, दूर होना है। अब नॉर्मल की दूर होना है तो नॉर्मल की दूर कैसे होगी, ये नॉर्मल की दूर होगी, ठीक है। अब नॉर्मल की दूर हो गई है लाइट आपकी, ठीक है, ये फाइनल एक रे अपनी कंप्लीट हो जाती है। दूसरी रे कौन सी लेनी है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या है कि ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ली, यहाँ पे कैसे कट हुई, 90 डिग्री पे सरफेस की, और बिना डेविएट हुए ये अपने पाथ पे सीधी चली गई। दोनों रे कहाँ पे कट हो रही है, इस पॉइंट पे कट हो रही है। इस जहाँ पे कट होती है वहाँ पे क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है, और वहाँ पे जब इमेज बन जाती है तो अपने को तीनों पॉइंट पता चल गए, ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये अपनी कहाँ बनी, इमेज, और ये अपना क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब नेक्स्ट बात किसकी आती है, एंगल्स की। इसको तो हटा दो क्योंकि ये पाथ तो हुआ नहीं, फाइनल पाथ तो ये हुआ। अब नेक्स्ट क्या होता है कि एंगल्स, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है वो क्या हो जाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब क्या है, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो अल्फा, इमेज के ऊपर जो बन रहा है वो बीटा, और सी के ऊपर जो बन रहा है गामा। सीक्वेंस ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट, इमेज, डिस्टेंस, ये सी, ऑब्जेक्ट, इमेज और सेंटर ऑफ कर्वेचर, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। तीनों अपन ने कर दिए, कुल मिला के 3, ये 2, ये टोटल एंगल कितने हो गए, 5। लास्ट चीज अपन क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये मैंने डाल दिया क्या, परपेंडिकुलर, जो पॉइंट कट हो रहा है उसका नाम मैंने क्या रख दिया, एम। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। इसके बाद क्या आता है अपना,
एंगल्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब आई और आर की। पहले स्टेप क्या होती है, आई और आर की निकालना। अब यहाँ पे देखो ये जो आई है, ये अब ट्राइंगल अगर मैं ले रहा हूँ कौन सा यहाँ पे, ओ एन सी, क्योंकि आई एंगल कहाँ बन रहा है, एन पे, तो ट्राइंगल कौन सा हो गया, ओ एन सी। अब इसमें देखो ये आई जो है ये एक्सटीरियर तो नहीं दिख रहा, ये कौन सा दिख रहा है, इंटीरियर एंगल। तो अब क्या देखते हैं अपन कि ये जो ट्राइंगल है ओ एन सी में इसका एक एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है अपन को, कौन सा, गामा। तो ये जो गामा एंगल है, ये गामा एंगल किन दो इंटीरियर का सम दिख रहा है, यहाँ पे ढंग से देखो, एक तो अल्फा का और एक आई का। फिर से एक्सटीरियर एंगल कौन है, गामा, और किन दो इंटीरियर एंगल का सम है, गामा से एक लाइन जा रही है एन के ऊपर, एंगल कौन सा बन रहा है, आई, और गामा से दूसरी लाइन जा रही है ओ के ऊपर, और एंगल कौन सा बन रहा है, अल्फा। मतलब गामा क्या है, एक्सटीरियर एंगल किन दो एंगल का सम है, आई का और अल्फा का। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगी, गामा इक्वल टू आई प्लस अल्फा, आई प्लस अल्फा। लेकिन मेरे को मतलब किससे होता है, आई की वैल्यू से। तो आई यहाँ से क्या निकल जाएगा, गामा माइनस अल्फा। तो ये तो क्या निकल गई, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन आर की बात कर रहा हूँ, आर से एक लाइन जा रही है ये एन आई कहाँ जा रही है, बीटा पे, और दूसरी लाइन कहाँ जा रही है, रेड वाली, सी पे। तो ये एंगल कितना हो गया, गामा। इसका मतलब जो आर है ये क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। ये एक्सटीरियर एंगल होगा, किन दो इंटीरियर का सम होगा, एक तो गामा का और एक बीटा का। तो यहाँ से सीधा सीधा क्या निकल जाएगा कि आर इक्वल टू बीटा प्लस गामा। ये इक्वेशन नंबर कितनी निकल गई, 2। इसके बाद में किसकी वैल्यू निकालेंगे अपन, 10। तो पहले क्या निकल जाएगा, 10 अल्फा, और ऐसे ही 10 बीटा और 10 गामा। 10 अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर मैं बता रहा हूँ परपेंडिकुलर हमेशा सबके अंदर क्या होगा, एन एम। तो परपेंडिकुलर में तो सोचना ही नहीं है आपको चारों डेरिवेशन में, एन एम, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एन एम, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एन एम। उसके बाद में क्या आता है, बेस, अल्फा। अल्फा का बन रहा है यहाँ, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, ओ एम, और ओ एम, एम और पी पास में है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, ओ पी। फिर से बेस क्या है, ओ एम, लेकिन अपन क्या कंडीशन लेते हैं, एजम्पशन क्या लेते हैं कि एम और पी क्या है, पास में, इसलिए अपन एम की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पी। तो बेस क्या हो जाएगा, ओ पी। डायरेक्ट कर रहा हूँ एक स्टेप, ठीक है, ओ पी। ऐसे ही बीटा, बीटा एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। बेस क्या हो जाएगा, एम से लेके आई, लेकिन एम और पी पास में है तो पी आई, तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, पी आई। ऐसे ही गामा, गामा ये रहा, बेस क्या हो रहा है, सी एम, लेकिन एम और पी पास में है तो सी पी, तो ये क्या हो जाएगा, सी पी। निकल गई वैल्यू। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या होती है, स्नेल्स लॉ को अप्लाई करना। स्नेल्स लॉ क्या होता है, म्यू इक्वल टू, बहुत ढंग से देखना यहाँ पे, साइन बाय साइन। कंफ्यूजन यही होता है, लाइट कौन से मीडियम में एंटर हो रही है, वन मीडियम में एंटर हो रही है, क्योंकि ये अपने वन मीडियम है ना, एयर अपना जो भी रेयर मीडियम में वन मीडियम है, तो लाइट एंटर किस में हो रही है, वन मीडियम में एंटर हो रही है। तो जिस मीडियम में एंटर होती है उसका क्या निकालते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो 1 किससे आ रही है, तो इस मीडियम से आ रही है। ये कौन सा लिया अपन ने, 2, तो मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में निकलेगा, 2 के रेस्पेक्ट में। फिर से जिस मीडियम में एंटर होती है उसका नंबर पहले, और जिससे एंटर होती है उसका नंबर बाद में। जिस मीडियम में एंटर हो रही है उसका एंगल का आता है डिनोमिनेटर में, किस में एंटर हो रही है, 1 में। 1 में कौन सा एंगल बन रहा है, आर, तो आर का आएगा डिनोमिनेटर में। अब जिससे एंटर हो रही है, किससे एंटर हो रही है, 1 से, तो 2 से, तो 2 का एंगल कहाँ आ गया, ऊपर न्यूमिनेटर में। फिर से अब पहले जो अपना कंक्लूजन निकला था वो क्या निकला था कि μ21 इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। पहले जो दो डेरिवेशन करी, अब यहाँ पे क्या निकल रहा है, उसका उल्टा, μ12 इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। तो कंक्लूजन कुछ भी निकले यहाँ पे स्नेल्स लॉ का, अपन को क्या ध्यान में रखना है कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल सिंपल, म्यू के बाद कौन से मीडियम का निकालते हैं, जिसमें लाइट एंटर होती है, और उसके बाद जिससे एंटर हो रही है। ये तो बात हो गई यहाँ पे नंबर की। दूसरी चीज क्या होती है, एंगल नीचे कौन सा आता है, जिसमें लाइट एंटर हो रही है। किस में एंटर हो रही है, 1 में, तो 1 का एंगल हमेशा कहाँ आता है, नीचे, और रिमेनिंग कहाँ जाता है, ऊपर। बस ये आपने अप्लाई कर दिया और ये वैल्यू निकाल दी आई और आर की, तो बस इजीली आप डेरिवेशन कर सकते हो। अब वापस μ12 को क्या लिख सकते हैं, μ1 डिवाइड बाय μ2। वापस क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, μ2 साइन आई इक्वल टू μ1 साइन आर। साइन आई को क्या लिख सकते हैं, आई, और साइन आर को क्या लिख सकते हैं, आर, फॉर स्मॉल एंगल्स। तो μ2 आई इक्वल टू μ1 आर। ठीक है, अब आई और आर की वैल्यू पुट करनी है, तो μ2 आई, आई क्या है, आई की वैल्यू क्या है, गामा माइनस अल्फा। तो क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा इक्वल टू μ1 आर, आर की वैल्यू क्या है, बीटा प्लस गामा। ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में किसकी वैल्यू करनी है, tan अल्फा बीटा गामा की क्या पुट करने हैं, रेशियोस। tan अल्फा बीटा गामा की सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं μ2
गामा, गामा किसके इक्वल है, एन एम बाय सी पी, तो एन एम बाय सी पी माइनस अल्फा, अल्फा किसके इक्वल है, एन एम बाय ओ पी इक्वल टू म्यू वन, बीटा, बीटा किसके इक्वल है, एन एम बाय पी आई प्लस ये क्या है, गामा, गामा किसके इक्वल है, एन एम बाय सी पी। हो गया ये। अब यहाँ पे देखो वापस एन एम सब में क्या आ रहा है, कॉमन, तो एन एम को क्या कर देंगे, कॉमन लेके कट कर देंगे, उसके बाद म्यू को क्या करना है अंदर, मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, म्यू टू बाय सी पी माइनस म्यू टू बाय ओ पी इक्वल टू म्यू वन बाय पी आई प्लस म्यू वन बाय सी पी। ठीक है, अब यहाँ पे वापस देखो दो चीज़ें कॉमन आ रही है, उनको साथ में ले लेंगे। कौन सी चीज़ें कॉमन आ रही है, एक तो सी पी इधर आ रहा है और एक सी पी इधर आ रहा है, तो उनको क्या लेंगे साथ में और उनका क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, सी पी को एक साथ में रखने के बाद तो इस म्यू को क्या ले जा रहा है उधर और सी पी को क्या ले जा रहा है एक तरफ, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन म्यू टू और ये वाली, ये क्या है पहले म्यू टू बाय सी पी और ये क्या है इधर प्लस, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगी माइनस, क्या हो जाएगी म्यू वन डिवाइड बाय सी पी। तो सी पी वाली टर्म से एक तरफ हो गई, इसको इधर ही रहने दिया, उसको कहाँ लेके आ गए, इधर लेके आ गए लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू इधर क्या है म्यू वन बाय पी आई और ये इधर माइनस है, इसको उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगी प्लस म्यू वन बाय ओ, म्यू टू बाय ओ पी। ठीक है, कुछ भी नहीं, सीपी वाली टर्म्स को एक साथ लेके आया, रिमेनिंग को क्या रख दिया एक साथ में, तो म्यू टू बाय सी पी सेम रखा, ये इधर क्या थी प्लस में, इधर आया क्या हो गई माइनस में, और म्यू वन बाय पी आई और म्यू टू बाय ओ पी इधर क्या थी माइनस में, उधर जाए क्या हो जाएगी प्लस में। सी पी क्या है कॉमन, तो यहाँ पे क्या ले लिया, सी पी को एलसीएम ले लिया, तो ये क्या हो गया सी पी का एलसीएम। अब वापस क्या करना है, मिरर टर्म्स की वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहला क्या है सी पी, सी से लेके पी, सी से लेके पी क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ओ पे क्या है ऑब्जेक्ट, ओ पे क्या हो जाएगी इमेज डिस्टेंस u, और p से लेके i पे क्या बन रही है इमेज, तो ये क्या हो जाएगा v। इंसिडेंस रे किधर जा रही है, o से p की तरफ, o से p की तरफ जा रही है, मतलब वापस लेफ्ट टू राइट। मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, इमेज डिस्टेंस या फिर इमेज इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी लेफ्ट टू राइट, तो एल आर, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखते हैं अपन लेफ्ट साइड में रखते हैं, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो कोई भी सरफेस हो। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हो गई। अब O को मेजर करूंगा और R को मेजर करूंगा, इसको C को, C तक मतलब, तो कहाँ से मेजर करूंगा पोल से, तो किधर आऊंगा, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करूं चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करूं, कहाँ आना पड़ेगा मेरे को, पोल से इधर की तरफ आना पड़ेगा, मतलब राइट टू लेफ्ट। इंसिडेंट रे क्या है लेफ्ट टू राइट, और मेरे को किधर आना पड़ेगा राइट टू लेफ्ट, मतलब u भी क्या हो जाएगा नेगेटिव और r भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब जब v को मेजर करूंगा तो पोल से उधर जा रहा हूँ लेफ्ट टू राइट, इंसिडेंट रे भी क्या है लेफ्ट टू राइट, दोनों क्या है सेम, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब यहाँ पे मेरे को अब क्या करना है वैल्यूज पुट करनी है सी पी, तो पहले क्या आ रहा है म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइड बाय सी पी, सी पी क्या आ रही है सी से पी माइनस आर, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आर इक्वल टू म्यू वन बाय पी आई, पी से लेके आई क्या आ रहा है प्लस वी, तो प्लस वी प्लस म्यू टू बाय ओ पी, ओ पी कहाँ है यहाँ पे ओ से लेके पी तक क्या है माइनस यू, तो ये क्या आ जाएगा माइनस यू। ठीक है, यू ओनली, म्यू नहीं म्यू। ठीक है, यू हो गया। उसके बाद में क्या है यहाँ पे देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये प्लस माइनस की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नीचे क्या आ रहा है माइनस, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है माइनस, लेकिन अपन माइनस तो रख नहीं सकते, तो अपन क्या करते हैं ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर मैं माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दूँ, फिर से मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ऊपर नीचे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस वन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया माइनस वन से। तो क्या होगा अगर माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो फाइनल यहाँ पे क्या बचेगा म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइड बाय माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आर। ठीक है, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा म्यू वन अब बाय वी माइनस म्यू टू बाय यू। ये बात हो गई इसकी। इसको अपन जैसे पहले फॉर्म में लिखी थी, इसको इधर इसको उधर लिखो तो क्या हो जाएगी इक्वेशन आपकी म्यू वन डिवाइड बाय वी माइनस म्यू टू डिवाइड बाय यू इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइड में क्या है आर। तो ये अपना फाइनल क्या निकल गया एक्सप्रेशन, किसके टर्म्स में दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में और जो सरफेस है उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म्स में और ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस की टर्म्स में। तो वापस क्या निकल गया अपना रिलेशन, मतलब वहाँ जो पहले रिलेशन निकला था उससे क्या ये दूसरा रिलेशन है, वहाँ पे पहले क्या था म्यू टू बाय वी, यहाँ पे क्या है म्यू वन बाय वी। तो कुल मिला के रिलेशन क्या निकला दूसरा, लेकिन जो स्टेप्स थी वो क्या है बिल्कुल सेम। सबसे पहले क्या करना है डायग्राम
दूसरी चीज़ आई और आर की वैल्यू निकालना, तीसरी चीज़ tan अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालना, उसके बाद स्नेल्स लॉ अप्लाई करना और स्नेल्स लॉ में आई और आर की वैल्यू पुट करके उसमें tan के रेशियोज की वैल्यू पुट करके उसको क्या करना, सॉल्व करना। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ स्टेप्स क्या है, बिल्कुल सेम। और लास्ट में अपन ऑप्टिक्स जो है उसके अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या पुट कर देते हैं, साइन के साथ में यू वी और आर की वैल्यू। तो अपने को क्या निकल जाता है, रिलेशन। तो ये किसका निकला, जब इमेज कैसी बनी, रियल बनी। अब वहाँ पे क्या था कि रियल और वर्चुअल का एक्सप्रेशन सेम था, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है कि रियल और वर्चुअल का एक्सप्रेशन क्या है, सेम है। बस मैं आपको एक बार क्या बना के बताया था कि डायग्राम और यू और वी की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, 4 जो डेरिवेशन है लास्ट वाली, क्या डेरिवेशन है 4 की, ऑब्जेक्ट जो है रिफ्रैक्शन जो हो रहा है वो रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, डेंसर से रेयर मीडियम में। और जो इमेज बन रही है वो इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल। तो पहले डायग्राम बना रहे हैं, ये आपका कौन सा मीडियम हो गया, μ2 जो कि ज़्यादा है, डेंसर है। और ये क्या हो जाएगा, μ1। ये इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये जो सरफेस है इसका यहाँ क्या निकल जाएगा, C। अब ऑब्जेक्ट को मैंने बताया कि आपको जनरली ध्यान क्या रखना है, कहाँ रखना है उसको, C और P के बीच में। तो मैंने ये आपका C और ये आपका क्या है, P, मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट रख दिया तो इससे क्या निकलेगी, इंसिडेंट रे। तो मैंने एक इंसिडेंट रे ली, ये सरफेस के ऊपर कहाँ गई, इंसिडेंट रे। इसको थोड़ा सा दूर ले लेते हैं ताकि जो इमेज बनेगी वो सही बनेगी। ये मैंने इसको यहाँ क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट को मिला के लेना C और P के बीच में। तो मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट से मैंने एक इंसिडेंट रे ली, ये इंसिडेंट रे कहाँ पे कट हुई, सरफेस को यहाँ पे। उस पॉइंट को अपन नाम क्या दे देते हैं, N। अब मेरे को क्या चाहिए, नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल के अलोंग मैं उसको डेविएट करता हूँ। तो ये मैंने एक बना दिया क्या, नॉर्मल। तो ये मेरा एक नॉर्मल चला गया, ठीक है, ये नॉर्मल चला गया। अब ये नॉर्मल है तो नॉर्मल के अकॉर्डिंग वो डेविएट होगी। अब ये क्या है, यहाँ पे उसका ओरिजिनल पाथ जो होने वाला था, लेकिन ये तो हुआ नहीं। अब क्या होगा, डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल की क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो वो नॉर्मल की क्या हो जाएगी, दूर। अब नॉर्मल का है, ये रे है, रे के नीचे नॉर्मल है। फिर से ये रे की डायरेक्शन है ब्लू से जो बनी हुई है, और रेड कलर का क्या बना हुआ है, नॉर्मल। तो अब रे डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल की क्या होगी, दूर। नॉर्मल के उसको दूर होना है, मतलब वो नॉर्मल का है नीचे, मतलब वो कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो मैंने मान लिया कि वो ऊपर की तरफ ऐसे डेविएट होके चली गई। अब दूसरी रे कौन सी लेते हैं, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये मैंने अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस एक और रे ले ली जो सीधी चलेगी बिना डेविएट हुए, क्योंकि उसका जो एंगल बन रहा था, क्या बन रहा था, 90 सरफेस से। दूसरी चीज, एक रे जा रही है ऐसे, दूसरी चीज जा रही है ऊपर, मतलब ये दोनों एक दूसरे के कैसे जा रही है, डाइवर्ज होते हुए जा रही है, फैलती हुई जा रही है। अब फैलती हुई जा रही है, डाइवर्जिंग नेचर में जा रही है, तो आगे कभी कन्वर्ज होगी, आगे कभी मीट होगी क्या, नहीं मीट होगी। इसका मतलब रियल इमेज बन सकती है क्या, नहीं बन सकती। तो इमेज बनेगी कैसी, वर्चुअल इमेज बनेगी हमेशा। अब वर्चुअल इमेज बनेगी तो रे को क्या करना पड़ेगा, ट्रेस। तो ये जो रे जा रही थी इसको अगर मैं पीछे ट्रेस करता हूँ तो ये कहाँ पे कट हुई, प्रिंसिपल एक्सिस को, इस पॉइंट पे, ठीक है। और जिस पॉइंट पे कट होती है उस पॉइंट पे क्या बनती है, इमेज। तो ये जिस पॉइंट पे कट हुई है वहाँ पे क्या बन गई, अपनी इमेज। तो अपन को तीनों चीज़ें पता चल गई, ये सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन, बस ये तीन ही तो चाहिए होती है। अब उसके बाद में क्या देखते हैं, एंगल। ये इंसिडेंट रे जा रही थी, ये नॉर्मल है, तो ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, एंगल आई, ठीक है। दूसरा, ये रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, ये नॉर्मल है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल आर। तीसरा, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, अल्फा। इमेज के ऊपर जो बनता है वो बीटा, और सी के ऊपर जो बनता है वो गामा। उसके बाद में अपन क्या डालते हैं, नॉर्मल, परपेंडिकुलर, एन से ये परपेंडिकुलर डाल दिया अपन ने, और उस परपेंडिकुलर का नाम अपन क्या दे देते हैं, एम। तो ये अपना डायग्राम क्या हो गया, कंप्लीट। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या होता है, आई और आर की वैल्यू निकालना। अब आई यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से ये जो एंगल आई है, ट्राइंगल आपको कौन सा देखना है, सी एन, इसको पास में लिख देता हूँ, CNO। CNO के अंदर यहाँ पे आई और गामा, ये दोनों क्या है, इंटरनल एंगल है, इंटीरियर एंगल है। इनका जो बाहर एक्सटर्नल एंगल है वो कौन सा, अल्फा। यहाँ पे फिर से देखो, ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसमें ये जो अल्फा है ये क्या, एक्सटीरियर एंगल। ये सम है किसका, अल्फा की एक लाइन जा रही है एन के ऊपर, तो एंगल कितना बन गया, आई, प्लस दूसरी लाइन का जा रही है सी के ऊपर, एंगल कितना बन गया, गामा। तो आई प्लस गामा मिला के क्या बन रहा है, अल्फा। कुछ भी समझ में नहीं आया देख लो, पहली लाइन का जा रही है, दूसरी लाइन का जा रही है, उसके एंड का क्या, एंगल। तो एक एंगल तो पता चल जाएगा, यहाँ से आई कितना हो जाएगा,
अल्फा माइनस गामा। तो एक इक्वेशन तो आ गई ये। दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन में अपन क्या करते हैं कि आर ये रहा, क्योंकि अपन को आर चाहिए तो आर को देखो, अब यार आर तो बिल्कुल ही बाहर चला गया, बिल्कुल ही बाहर चला गया तो कैसे इस चीज़ को समझे। तो अपन को क्या पता है कि आर की दो लाइन देखो, दो लाइन कौन सी है, एक लाइन तो जा रही है ये और दूसरी लाइन कौन सी जा रही है ये। अब एक लाइन तो जा रही है ये, तो ये एंगल अपन को ध्यान ही नहीं है, तो ये एंगल ध्यान नहीं है, तो एक्सटीरियर एंगल तो होने से रहा। अब कैसे इस चीज़ को निकालें, क्योंकि इंटीरियर भी नहीं हो रहा, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है। अपन को क्या पता है, दो जो रे है कौन कौन सी इसकी लाइन जा रही है, एक तो जा रही है ये और दूसरी कौन सी जा रही है ये। इसका मतलब मैं उनको अगर 2 मिनट के लिए मैं सारी रेज डार्क बना रहा हूँ इसके लिए, आर को निकालने के लिए, ये नॉर्मल वाली लाइन है, ठीक है, और ये दूसरी वर्चुअल इमेज वाली लाइन है, ये जो वर्चुअल इमेज की लाइन जा रही है इसको मैंने डार्क कर दिया, ठीक है, वर्चुअल वाली को भी डार्क कर दिया आर निकालने के लिए। अब अगर दो लाइनें कैसे जा रही है, एक बार यहाँ पे डायग्राम देखो, एक जा रही है ऐसी, ये जो फाइनल इमेज वाली लाइन जा रही है रिफ्लेक्टेड होके, और दूसरा जो नॉर्मल जा रहा है वो नॉर्मल कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल है। अब ये जो एंगल है ये कितना है, आर, तो ऑब्वियसली बात है कि ये अपोजिट एंगल भी कितना हो जाएगा, आर, तो मतलब ये एंगल अगर आर है तो ये जो टोटल एंगल होगा, ये टोटल एंगल भी कितना होगा, आर। आ गया समझ में। अब अगर ये टोटल एंगल आर है, टोटल एंगल ये जो हाफ दिख रहा है नॉर्मल से ये तो आई है, लेकिन ये जो टोटल एंगल है ये टोटल एंगल भी कितना हो जाएगा, आर, क्योंकि अपोजिट एंगल है तो इक्वल होगा, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, मैं यहाँ पे ट्राइंगल ले रहा हूँ, अब मेरे को आर निकालना है तो इजीली निकल जाएगा, क्योंकि आर अब कहाँ पे आ गया, अंदर। अब आर अंदर आ गया तो देखो ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं सी एन आई, सी एन आई के अंदर क्या होगा, जो बीटा एंगल है, बीटा क्या होगा, एक्सटीरियर, क्यों, क्योंकि बीटा की एक लाइन कहाँ पे जा रही है, एन पे, एंगल कितना बन रहा है, आर, प्लस दूसरी लाइन कहाँ जा रही है, सी पे, एंगल कितना बन रहा है, गामा। मेरे को पता चल गया बीटा जो एक्सटर्नल एंगल है किसका सम है, दो इंटरनल एंगल का, क्योंकि ये अपन ने लिया ट्राइंगल, ये ट्राइंगल अपन ने लिया, तो बीटा एंगल क्या हो जाएगा, गामा प्लस आर का समेशन, तो यहाँ से अपना जो आर है वो क्या निकल जाएगा, बीटा माइनस गामा। आ गया समझ में। तो अपने आई और आर निकल गए, आर निकालना यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात थी जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्या अप्लाई करते हैं, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है, म्यू इक्वल टू साइन का रेशियो। अब लाइट कौन से मीडियम में एंटर हो रही है, 1 में एंटर हो रही है, तो 1 किससे एंटर हो रही है, 2 से एंटर हो रही है। जिसमें एंटर हो रही है उसका एंगल का आता है नीचे, किस में एंटर हो रही है, इसमें एंटर हो रही है, तो आर कहाँ आ जाएगा नीचे, ऊपर क्या आ गया आई, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, μ1 2 क्या लिख सकते हैं, μ1 बाय μ2। बस वापस होके वही बिल्कुल फॉर्मेशन बिल्कुल सेम है। सबसे पहले आई आर की वैल्यू मैं निकाल चुका, tan अल्फा बीटा गामा बिल्कुल सेम निकलेंगे, परपेंडिकुलर वापस क्या आएगा nm, और उसके अकॉर्डिंग आपको तीनों के बेस पता चल जाएंगे अल्फा बीटा और गामा के। उसके बाद क्या करते हैं अपन, स्नेल्स लॉ में वैल्यू अप्लाई करते हैं किसकी, आई और आर की, और वहाँ पे 10 के रेशियोज पुट करके उसको क्या कर देते हैं, सिंप्लीफाई। वापस जो रिलेशन आता है वो क्या आता है, बिल्कुल सेम। क्या आता है रिलेशन की, μ1 डिवाइड बाय v माइनस μ2 डिवाइड बाय u इक्वल टू μ1 माइनस μ2 डिवाइड बाय r। तो जब आपका रिफ्रैक्शन होता है कौन से मीडियम के अंदर, रेयर मीडियम से, सॉरी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, जब आपका क्या होता है रिफ्रैक्शन, चाहे इमेज रियल बने या चाहे इमेज कैसी बने, वर्चुअल, हमेशा जो आपका एक्सप्रेशन आएगा दोनों के इसके अंदर क्या आएगा, सेम। तो कहने का मतलब क्या है कि डेरिवेशन इन चारों में से कोई भी आपसे पूछे, लेकिन सबके अंदर मेथड क्या है, सेम। सबसे पहले क्या निकालना है, आई और आर की वैल्यू, उसके बाद अल्फा बीटा गामा का टेंजेंट निकालनी है, tan थीटा निकालना है। तीसरी स्टेप क्या है, स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। स्नेल्स लॉ के अंदर आई और आर की वैल्यू पुट करनी है, और आई और आर की वैल्यू के बाद अल्फा बीटा गामा की जो रेशियो वाली वैल्यू है वो वैल्यू पुट करके, और फाइनल क्या करना है उसको सिंप्लीफाई, और अपना क्या निकल जाता है एक्सप्रेशन, ऑप्टिकल वैल्यूज पुट करने के बाद में। तो स्टेप चारों के अंदर सेम है, बस साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, आई और आर का ध्यान रखना है, और यहाँ पे स्नेल्स लॉ का ध्यान रखना है। तो ये अपन ने क्या पढ़ा, रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस।